जय हिंद साथियों, तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप कुमार जांगीर और हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी। तो कल की क्लास में मैंने आपको कंकाल तंत्र पूरा अच्छी तरह से करवा दिया था और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे बताओ? पाचन तंत्र पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में अपन पाचन तंत्र खत्म कर पाए। तो एक बार सभी के सभी लोग जुड़ जाइए और इस सेशन का फायदा उठाइए आप लोग। देखो अपन बात करते हैं पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पाचन तंत्र की, तो अपना जो पाचन होता है वो कहां से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। कहां से होता है बताओ? मुख से। तो मैं एक बार आपको डायग्राम बना करके दिखा देता हूं। अब एक बार समझने की कोशिश करना, मैं आपको एकदम से सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं। देखो अपने पास यहां पे क्या होती है बताओ? मुख गुहा। क्या होती है बताओ? मुख गुहा। अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक, ये होती है ग्रास नली। ये क्या होता है बताओ? आमाशय होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या होता है बताओ? यकृत होता है। अगर मैं बात करूं, ये अपने पास क्या होता है? ये अग्नाशय होता है। और अब देखो मैं जो लाल कलर में दिखा रहा हूं आपको, अब जो बना रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? बड़ी आंत। और ये अपने पास क्या बताओ? ये अपने पास है छोटी आंत। क्या बताओ? छोटी आंत है। तो अपने पास देखो, ये मैंने आपको आराम से बताया कि मुख्य गुहा कहां होती है, ग्रास नली कहां होती है, आमाशय कहां होता है, अग्नाशय कहां होता है, बड़ी आंत कहां होती है, छोटी आंत कहां होती है। ये मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट बता दिए, ठीक है। और यहां पे अपना क्या होता है बताओ? यकृत होता है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि अपना जो पाचन तंत्र होता है वो किस प्रकार से होता है। देखो जब भी पाचन की क्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बताओ? सबसे पहले अपना भोजन कहां जाता है बताओ? मुख गुहा में। और मुख गुहा के बाद में ये खाना कहां जाता है बताओ? ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद में ये खाना कहां जाता है बताओ? आमाशय के पास। और आमाशय के बाद में ये खाना कहां जाता है बताओ? छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद में ये खाना कहां जाता है बताओ? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद में ये खाना त्याग दिया जाता है।
उसके बाद में अगर मैं बात करूं ये खाना कहां जाएगा, अगर मैं उसके बाद में बात करूं तो ये खाना गुद्दा में जाएगा और उसके बाद में इस भोजन का क्या कर दिया जाएगा, त्याग कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम सबसे पहले भोजन को कहां पे लेते हैं बताओ, मुख गुहा में। कहां लेते हैं बताओ, सबसे पहले अपन भोजन को मुख में रखते हैं। अब क्या होगा कि अपना जो ये मुख है ये अपना कार्य करना चालू कर देगा। ये क्या करेगा, भोजन को दांतों के द्वारा तोड़ेगा, जीभ के द्वारा इस भोजन को पूरे मुख गुहा में घुमाएगा और जो लार है इस भोजन को पचाने का काम करेगी। अपने जो होठ है वो भोजन को पकड़ने का कार्य करेगा। तो सबके अलग अलग कार्य होते हैं। तो अपने पास देखो जो भोजन मुख गुहा में रखा होता है, जो भोजन मुख गुहा में होता है क्या कहलाता है बताओ, बोलस कहलाता है। जो भोजन मुख गुहा में रखा होता है क्या कहलाता है बताओ, बोलस कहलाता है। उसके बाद में ये खाना कहां जाता है बताओ, उसके बाद में ये खाना सीधा जाकर के रुकता है आमाशय में, और आमाशय के अंदर यही खाना क्या कहलाएगा, कायम कहलाएगा। आमाशय के अंदर इस खाने को क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। और छोटी आंत के अंदर ये खाना क्या कहलाता है बताओ, कायल कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ, कायल कहलाता है। अगर मैं बात करूं बड़ी आंत के अंदर एक भाग होता है मलाशय, बड़ी आंत का एक भाग होता है मलाशय, बड़ी आंत का एक भाग होता है मलाशय। मलाशय के अंदर ये खाना, ये भोजन क्या कहलाएगा बताओ, मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताओ, मल कहलाएगा। और मल के बाद में इस खाने को क्या कर दिया जाता है बताओ, त्याग दिया जाता है। इसका मतलब शुरुआत में ये खाना किसके रूप में होता है बताओ, भोजन के रूप में होता है। शुरुआत में ये खाना भोजन के रूप में होता है। इसका मतलब आप जब खाने को इस एक टुकड़े को मुख के अंदर रखते हो तो दांत क्या करता है बताओ, दांत उस खाने को तोड़ने का काम करता है। दांत क्या करेगा, उस खाने को तोड़ेगा, और जब तोड़ेगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसको अपन क्या बोलेंगे बताओ, बोलस कहेंगे। और उसके बाद में अगर ये खाना और पतला हो जाएगा तो इसको अपन क्या कहेंगे, कायम कहेंगे। अगर ये खाना और भी ज्यादा टूट जाएगा तो क्या कहलाएगा, कायल कहलाएगा। अगर ये और भी इससे एडवांस वर्जन का हो जाएगा, और भी अगला बिगड़ा हुआ रूप हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे बताओ, मल कहेंगे। और उसके बाद में इसको त्याग दिया जाता है। उसके बाद में क्या होगा बताओ, इसको त्याग दिया जाता है। तो आप एक बार गौर करना कि जब भी अपन पाचन तंत्र बढ़ते हैं तो पाचन तंत्र कितनी प्रक्रिया से होकर के गुजरता है। सबसे पहले क्या होता है बताओ, भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। सबसे पहले भोजन का क्या होता है बताओ, अंतर्ग्रहण। उसके बाद में क्या होता है बताओ, पाचन होता है। जैसे ही मैंने भोजन को अंदर ग्रहण करवाया, जैसे ही मैंने एक खाने के टुकड़े को मेरे मुख में रखा, दांत अपना कार्य करेगा, होठ अपना कार्य करेगा, जीभ अपना कार्य करेगा, सारे अपने अपने काम करने लग जाएंगे। इसका मतलब भोजन का पाचन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही पाचन होगा अगली क्रिया का नाम क्या बताओ, अवशोषण। जो भी उसके अंदर पाचक रस है, जो भी उस खाने के अंदर कोई भी अपने पास बढ़िया सामान है, उसको अपनी बहुत सारी नलिकाओं के द्वारा उसको अवशोषित किया जाता है, तो उनका अवशोषण होगा। उसके बाद में क्या होगा बताओ, उनका स्वांगीकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा बताओ, स्वांगीकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, स्वांग उसके बाद में क्या करूं बताओ, उसके बाद में इस खाने को त्याग दिया जाता है। इसका मतलब इस खाने का निष्कासन कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। कौन सी प्रोसेस, सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद में भोजन का पाचन होता है, उसके बाद में अवशोषण होता है, उसके बाद में स्वांगीकरण होता है, उसके बाद में क्या होता है बताओ, निष्कासन होता है। ये इतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ये इतने पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए।
अब देखो अगर मैं बात करूं एक नंबर पे अपन बात कर लेते हैं किसकी, मुख्य गुहा की। बक्कल कैविटी, मुख्य गुहा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, मुख्य गुहा में क्या क्या चीजें होती है। देखो मुख्य गुहा के अंदर एक तो दांत होता है, एक जीभ होती है, एक होठ होता है। तो मुख्य गुहा का सबसे पहला भाग है होठ। अगर मैं इसके कार्य की बात करूं, ये क्या करता बताओ, भोजन को पकड़ने का कार्य करता है। अगर मैं दांत की बात करूं, भोजन को काटता ही तोड़ता है। जीभ की बात करूं, भोजन को क्या करता बताओ, लसलसा बनाता है और भोजन को पूरी मुख्य गुहा के अंदर क्या करता बताओ, फैलाता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब होठ, दांत और जीभ, क्या हो जाएगा बताओ, होठ, दांत और जीभ। ये बात आपको याद रखनी है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, ये काम आपको समझ में आ गया, होठ का इतना ही काम आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं दांत की, तो दांत जो अपने पास होते हैं, वो दांतों का काम मैंने आपको बता दिया। दांत कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बता देता हूं। दांतों का अध्ययन क्या होता है वो आपको बता देता हूं मैं। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है बताओ, ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है बताओ, ओडोंटोलॉजी। अगर मैं बात करूं दांत कितने प्रकार के होते हैं, देखो अगर मैं बात करूं उत्पत्ति के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांतों के प्रकार किसके आधार पे बताओ, कार्य के आधार पे। कार्य के आधार पे दांतों के प्रकार कौन से हो जाएंगे बताओ, कृंतक, रत्नक, अग्रचौवर्णक, और क्या हो जाएगा बताओ, चवर्णक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चवर्णक। अगर मैं बात करूं किसकी बताओ, कृंतक की, तो कृंतक का कार्य क्या होता है, कृंतक का कार्य होता है काटना, रत्न का कार्य होता है चीरना फाड़ना, अग्र चवर्ण का कार्य क्या होता है बताओ, चबाना, और इसका भी कार्य क्या होता है बताओ, चबाना होता है। कार्य के आधार पे अपने पास चार प्रकार के हैं। अगर मैं बात करूं उत्पत्ति के आधार पे, कि मतलब उनके आकार के अनुसार, गर्त दंती, जो दांत गड्ढे में दसे हुए होते हैं उनको अपन बोलते हैं गर्त दंती। और आपको पता होगा कि मनुष्य के दांत है ना,
वो सारे दांतों का प्रकार अलग अलग होता है, सारे दांत अलग अलग आकार के होते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं बताओ, विषम दंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, विषम दंती बोलते हैं। अगर मैं 3 नंबर के पॉइंट की बात करूं, दांतों के प्रकार की उत्पत्ति के आधार पर गर्द दंती, विषम दंती और तीसरा प्रकार अपने पास क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं गड्ढे में धसे होते हैं इसलिए अपन क्या बोलते हैं, गर्द दंती। अगर मैं बात करूं अलग अलग आकार के होते हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं विषम दंती। एक अपने पास और नाम था इसका, अब ध्यान में नहीं आ रहा, चलो बाद में बता दूंगा मैं आपको। तो अपने पास क्या हो जाएगा बताओ, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, दांतों के प्रकार या कार्य क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, और दांतों के प्रकार ये हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं जीभ, जीभ का अध्ययन क्या कराएगा बताओ, ग्लासोलॉजी। जीभ का अध्ययन क्या कहलाएगा बताओ, जीभ का अध्ययन कहलाएगा ग्लासोलॉजी। जीभ का अध्ययन क्या कहलाएगा बताओ, ग्लासोलॉजी कहलाएगा। जीभ का अध्ययन क्या कहलाएगा, ग्लासोलॉजी। ओके पंकज कुमार जी, अब माइक पास में लगा दिया, अब आपकी और मेरी आवाज बराबर आपको सुनाई देगी। अब देखो जीभ का अध्ययन क्या कहलाता है बताओ, ग्लासोलॉजी कहलाता है। जीभ के अंदर क्या क्या होता है, देखो जीभ के अंदर से लार निकलती है। जीभ के अंदर से क्या निकलती है बताओ, लार निकलती है। जीभ से क्या निकलती है बताओ, लार निकलती है। जीभ से किसका स्रवण होता है बताओ, लार का स्रवण होता है। और ये लार क्या क्या कार्य करती है, लार के अंदर जल होता है 99% तो, और इसके अंदर 1% क्या होता है बताओ, एंजाइम होता है। इसमें 1% क्या होता है बताओ, एंजाइम होता है। एक तो इसमें क्या पाया जाता है बताओ, टाइलिन पाया जाता है। एक तो इसके अंदर क्या पता बताओ, टाइलिन पाया जाता है, अरे किसी में पाया जाता है लाइसोजाइम। देखो लार के अंदर एक तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, एक लाइसोजाइम पाया जाता है। टाइलिन का कार्य की अगर मैं बात करूं, टाइलिन क्या कार्य करता है, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। टाइलिन क्या करता है बताओ, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइसोजाइम क्या करता है बताओ, जीवाणुओं का भक्षण करता है। लाइसोजाइम क्या करता है बताओ, जीवाणुओं का भक्षण करता है। ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं लार की पीएच वैल्यू कितनी होती है बताओ, 6.8। लार की पीएच वैल्यू कितनी होती है बताओ, 6.8। सोमवार की क्लास की पीडीएफ नहीं मिली सर जी अभी तक। ओके कोई बात नहीं है, कह देंगे टेक्निकल टीम को, मिल जाएगी आपको। मुझे पता आपने कल भी कहा था, और देखो ये मैंने आपको बता दिया, अपने पास मुख्य गुहा के अंदर क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है। अब देखो आपके पेपर में कई बार प्रश्न आता है कि भोजन का पाचन सबसे पहले किस अंग से शुरू होता है, तो आपको क्या बताना है, मुख्य गुहा बताना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, भोजन का पाचन सर्वप्रथम मुख्य गुहा से होता है।
कहां से होता है बताओ? मुख गुहा से होता है। दूसरा पॉइंट, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन होता है। कितना होता है बताओ? 30% पाचन होता है। अब आपको बोलेंगे कि क्या मुख्य गुहा में प्रोटीन का पाचन होता है क्या? तो आप लिख देना कि मुख्य गुहा में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। मुख्य गुहा में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। मुख्य गुहा में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। और मुख्य गुहा में रखा हुआ भोजन क्या कहलाता है? मुख्य गुहा में रखा हुआ भोजन बोलस कहलाता है। मुख्य गुहा में रखा भोजन क्या कहलाता है बताओ? बोलस कहलाता है। मंडे की क्लास अपलोड नहीं हुई है। ओके, कोई बात नहीं है, मैं बोल दूंगा टेक्निकल टीम को, परेशान मत होइए आप। देखो अब अपन बात करते हैं 2 नंबर के अंक की। 2 नंबर का ग्रास नली। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती? कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती बताओ? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको ये लिखना है कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन देखो, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल भोजन को क्रमानुकुंचन गति मिलती है। केवल भोजन को क्रमानुकुंचन गति प्रदान होती है। तीन नंबर का अपने पास क्या बताओ? 3 नंबर का अपने पास अंग है आमाशय। स्टोमक। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी लंबाई कितनी होती बताओ? 25 सेंटीमीटर। इसका आकार कैसा होता बताओ? जेनुमा। अंग्रेजी की अक्षर जेनुमा इसका आकार होता है। सर भोजन का सबसे अधिक पाचन कहां होता है? भोजन का सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में होता है। कहां होता है? छोटी आंत में। अभी आया नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। देखो अगर मैं बात करूं आमाशय की लंबाई 25 सेंटीमीटर, आकार क्या होता है बताओ? जेनुमा होता है। समझ गया? अगर मैं बात करूं इस आमाशय की, तो इस आमाशय के अंदर जो भोजन होता है वो सबसे ज्यादा बार रहता है। सबसे ज्यादा समय तक भोजन कहां रहता है बताओ? आमाशय में रहता है। और वो कितने घंटे तक रहता है बताओ? 3 से 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक? 3 से 4 घंटे तक रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आमाशय के ऊपर एक वाल्व होता है कार्डियक वाल्व, और इसके आगे भी एक वाल्व होता है जिसका वो अपन बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व।
आमाशय के प्रारंभ में कार्डियक वाल्व होता है। आमाशय के प्रारंभ में कार्डियक वाल्व होता है, जो कि उल्टी के दौरान, मतलब वोमिटिंग की क्रिया के दौरान लेकिन आमाशय के अंतिम भाग पर पाइलोरिक वाल्व होता है। पाइलोरिक वाल्व होता है, जो कि वॉमिटिंग अर्थात उल्टी के दौरान अगर मैं बात करूं आमाशय में रखा भोजन क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। आमाशय में रखा भोजन क्या कहलाता है? बताओ, कायम कहलाता है। देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी, बताओ, आमाशय की, तो आमाशय के अंदर अगर मैं बात करूं कि आमाशय की दीवारों से श्लेष्मा का स्त्रवण होता है, जो कि आमाशय को HCl के प्रभाव से बचाता है, जो कि आमाशय को HCl के प्रभाव से बचाता है। जो कि आमाशय को क्या करता है, बताओ? आमाशय को HCl के प्रभाव से बचाता है। आप जानते होंगे कि जो HCl होता है, अम्लीय होता है। इसकी पीएच कितनी होती है बताओ? 1 से 2 होती है। इसकी पीएच कितनी होती है बताओ? 1 से 2 होती है। मनीष जी बोल रहे हैं कि एपिग्लोटिस भी होता है ना? हाँ मनीष जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, एपिग्लोटिस भी होता है। अपनी जो ग्रास नली होती है, इस ग्रास नली के ऊपर एक वाल्व होता है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। वो पता क्या करता है? वो खाने को ग्रास नली में और श्वास को या वायु को श्वास नली में जाने देता है। आपने देखा होगा कि जब अपन खाना खाते हैं तो हमें यह सलाह दी जाती है कि हमें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? कि अगर अपन बोलेंगे तो बोलते समय हमारा जो भोजन है वो श्वास नली में चला जाएगा, जिससे हमारी मौत हो सकती है। इसीलिए हमें सलाह देते हैं, हमें मना करते हैं कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। और ये एपिग्लोटिस वाल्व श्वसन तंत्र का और पाचन तंत्र का कॉमन भाग होता है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। कोई इसका क्या होता है बताओ? HCl होता है। ये एसिड अम्लीय होता है और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है जीवाणुओं का भक्षण करना। क्या होता है बताओ? जीवाणुओं का भक्षण करना होता है। अब ये जीवाणुओं का भक्षण करना, इसका काम कैसे हुआ? आप एक बार समझने की कोशिश करना। मान लो कि आप खाना खाते हो और आप सुबह का खाना
रात का खाना सुबह को खाते हो, तो डेफिनेटली उस खाने में जीवाणु, विषाणु, कवक आकर के उन खाने को खराब कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आपने उस खाने को फ्रिज में रख दिया, कहीं गर्म करके खा लिया, इस प्रकार से आप खा तो लेते हो जबरदस्ती, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ जीवाणु फिर भी रह जाते हैं। अब आप उस जीवाणु युक्त खाने को खाते हो तो सबसे पहले क्या करेगी, आपकी जो जीभ है, उस जीभ से एक एंजाइम स्रावित होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। वो क्या करेगा, उस जीवाणुओं को मारने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, उन जीवाणुओं को मारने की कोशिश करेगा। लेकिन 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 फिर भी अगर वो अपने काम पूरा नहीं कर पाए, वो सारे जीवाणुओं को नहीं मार पाया, तो क्या होगा, वो जीवाणु, विषाणु या कवक युक्त खाना है वो नीचे आमाशय में उतर जाएगा। कहां उतर जाएगा बताओ, आमाशय में उतर जाएगा। अब आमाशय के अंदर इस खाने के अंदर जो जीवाणु थे, विषाणु थे, जो कवक थे, उनका भक्षण कौन करेगा, HCl करेगा। कौन करेगा बताओ, HCl करेगा। समझ गए आप। तो ये HCl क्या करता है, HCl जीवाणुओं का भक्षण करता है। समझ गए आप। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आमाशय की दीवारों से, आमाशय के अंदर कई प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं पेप्टिक कोशिका, पेप्टिक कोशिका से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेप्सिनोजन। और एक होती है म्यूकस कोशिका, जिससे क्या निकलता है बताओ, श्लेष्मा निकलता है, जो HCl के प्रभाव को खत्म करता है। और एक इसके अंदर होता है बताओ क्या, ऑक्जेंटिक सेल। अब अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी बताओ, कि आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आमाशय के अंदर आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन पेप्सिनोजन नामक एंजाइम द्वारा होता है। आमाशय में वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज करता है। और आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि सर्वप्रथम, पिछली स्लाइड लीजिए आप, ये लीजिए पिछली स्लाइड। देखो वसा का पाचन कौन करता है बताओ, लाइपेज करता है। आप ये भी लिख सकते हो, वसा का सर्वप्रथम पाचन कहां होता है, मुख गुहा में होता है। सॉरी, गलत लिख दिया। आमाशय में होता है।
बच्चों में दूध को पचाने वाली देखो, बच्चों में दूध को पचाने वाले एंजाइम का नाम क्या बताओ? रेनिन एंजाइम है। क्या नाम है बताओ? रेनिन एंजाइम है। और ये रेनिन क्या करता है बताओ? कैसीन प्रोटीन को पचाता है। बच्चों के दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है बताओ? कैसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन को पचाने का कार्य कौन करती है? केसीन प्रोटीन को पचाने का कार्य कौन करती है? रेनिन करती है। देखो मैंने आपको यहां पे लिखा वक्र का सर्वप्रथम वाचन कहां होता है? आमाशय में। उसी प्रकार से प्रोटीन का सर्वप्रथम वाचन कहां होता है? आमाशय में होता है। कहां होता है बताओ? आमाशय में होता है। अब मैं इसके अलावा अगर मैं बात करूं आमाशय के अंदर, तो आपको आमाशय को इतना याद रखना है, आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। तभी तो हमें ये कहा जाता है कि हमें खाना एक साथ नहीं खाना चाहिए, हमें खाना धीरे धीरे कम मात्रा में 3-3, 4-4 घंटे के अंतराल में खाना चाहिए, ताकि अपना पेट अच्छे से रहे। अगर अपना पेट अच्छा रहेगा तो अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अपन किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? अपन अपने आमाशय के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आपका आमाशय खराब हो गया तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आपको अपने आमाशय को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कई लोगों की आदत होती है कि वो क्या करते हैं, दिन में 2 टाइम खाना खाते हैं, ठीक है। मान लो सुबह खा लिया तो उन्होंने सुबह भरपेट खाना खा लिया, 8-10 रोटी एक साथ चिपका ली। फिर क्या करेंगे? पूरे दिन खाना नहीं खाएंगे, फिर रात को खाएंगे 8-10 रोटी। इसका मतलब उन्होंने पूरा कोटा पूरा कर दिया। लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपको अभी तो पता नहीं चलता है, लेकिन आने वाले समय में सर क्लास कितनी बजे तक होगी? कितना बज गया? 45 हुए। अभी क्लास 5 बजे तक होगी। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं छोटी आंत की। छोटी आंत की, अगर मैं छोटी आंत की बात करूं तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांतर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अगर मैं यहां पर बात करूं, देखो ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांतर, ये क्या करती है बताओ? यह केवल पाचन करती है। और ये क्या करती है बताओ? पाचन भी करती है प्लस अवशोषण भी करती है। इसका मतलब पाचन तंत्र, छोटी आंत के 3 भाग है, ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांतर। ग्रहणी वाला भाग केवल पाचन का कार्य करता है। मध्यांतर जो है वो पाचन भी करेगा और अवशोषण भी करेगा। और शेषांतर केवल क्या करता है बताओ? अवशोषण करता है। शेषांतर क्या करता है बताओ? केवल अवशोषण का कार्य करता है। समझ गए आप? ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है।
देखो अगर मैं आपको आगे बताऊं इस छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, क्योंकि काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है, 6.5 मीटर या 22 फीट। छोटी आंत और बड़ी आंत में क्या अंतर है? छोटी आंत और बड़ी आंत में इतना अंतर है कि जो छोटी आंत होती है ना, अब एक बार मुझे बताना, एक तो ये होता है पेन, और एक पेन की रिफिल होती है। पेन की रिफिल का जो व्यास होता है ना, पेन की रिफिल का जो व्यास होता है वो क्या होता है बताओ? आप इसको यूं समझिए एक बार आप, देखो देखो ये तो क्या होती है बताओ? लंबाई भी तो लंबी होती है। छोटी आंत क्या होती है बताओ? लंबाई में लंबी होती है, लेकिन इसकी चौड़ाई क्या होती है बताओ? चौड़ाई कम होती है। लंबाई में लंबी होती है लेकिन चौड़ाई में क्या होती है बताओ? कम होती है। इसका व्यास कम होने के कारण इसको अपन छोटी आंत बोलते हैं। जबकि बड़ी आंत लंबाई में क्या होती है बताओ? छोटी होती है, लेकिन इसको बड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका व्यास क्या होता है? बड़ा होता है। समझ गया? अब देखो अगर मैं यहां पर बात करूं कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन 3 करता है। इसके अंदर प्रोटीन का पाचन कौन करता है? और इसके अंदर वसा का पाचन कौन करता है? छोटी आंत के अंदर वसा का पाचन करता है लाइपेज, प्रोटीन का पाचन करता है इरिप्सिन। कौन करता है बताओ? इरिप्सिन। अब देखो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा? अरे सुरेश जी मैंने आपको बता तो दिया, क्लास 5 बजे तक होगी। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो आप याद रखना, कार्बोहाइड्रेट में एक पाचन होता है सुक्रोज का, एक होता है माल्टोज का, अरे क्या होता है बताओ? लैक्टोज का। और इनका कौन करता है? सुक्रेज, मेल्टेज और क्या करेगा बताओ? लैक्टेज करेगा। वसा का ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है बताओ? एमाइलेज करेगा। कौन करेगा बताओ? एमाइलेज। और सबसे ज्यादा पाचन का होता है बताओ? छोटी आंत में होता है। सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। पाचन की समाप्ति छोटी आंत तक होती है। पाचन की समाप्ति छोटी आंत के शेषांतर भाग में होती है। क्या होती है बताओ? शेषांतर भाग में होती है। समझ गया? इसके अलावा अगर मैं बात करूं और अपने पास कुछ खास बात है नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया ये। अब अपन आगे बात करते हैं। अब अपने पास है बड़ी आंत। अपने पास इसके भी कितने भाग है बताओ? अपने पास बड़ी आंत के भी 3 भाग है। कितने भाग है बताओ? बड़ी आंत के भी अपने पास 3 भाग है। कौन कौन से हैं? सिक्कम, कोलन और रेक्टम। सिक्कम, कोलन और रेक्टम। सिक्कम, कोलन और रेक्टम। इसको तो अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? अंधनाल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बताओ? वृहदांत्र। और इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? मलाशय बोलते हैं। इनकी लंबाई कितनी होती है बताओ? 1.5 मीटर। कितनी होती है बताओ? 1.5 मीटर होती है। अगर मैं बड़ी आंत का कार्य की बात करूं, इसका कार्य क्या होता है? अपचित भोजन का निष्कासन। इसका कार्य क्या होता है बताओ? अपचित भोजन का निष्कासन। दूसरा कार्य क्या होता है बताओ? जल का अवशोषण।
क्या होता है बताओ, जल का अवशोषण होता है। तो ये अपने पास क्या बताओ, ये अपने पास है बड़ी आंत। समझ गए आप? अब इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ग्रास नली और मुख्य गुहा सारा बता दिया मैंने आपको। अब अपने पास क्या बचा हुआ बताओ, अब अपने पास बचा हुआ है यकृत और अग्नाशय। क्या बचा हुआ बताओ, यकृत और अग्नाशय बचा हुआ है। यकृत का अध्ययन कराता है हेपेटोलॉजी। तो छोटी आंत के कौन से भाग में पूछ ले तो समझा नहीं मैं आपका प्रश्न। नरेंद्र जी एक बार आप स्पष्ट लिखिए अपने प्रश्न को, ताकि मैं आपका जवाब दे पाऊं। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है बताओ, हेपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है बताओ, हेपेटोलॉजी कहलाता है। समझ गए? यकृत की पुनरुत्पादन क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। यकृत की पुनरुत्पादन क्षमता क्या होती है बताओ, सर्वाधिक होती है। यकृत की अगर मैं कार्य की बात करूं, यकृत क्या करता है बताओ, पित्तरस का श्रवण करता है। यकृत क्या करता है बताओ, पित्तरस का श्रवण करता है। ये आपको बात याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। अब देखो ये पित्तरस अपने पाचन तंत्र के लिए क्या कार्य करता है। ये पित्तरस क्या करता है बताओ, इस पित्तरस के अंदर दो वर्णक होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। पित्तरस क्या करेगा बताओ, पित्तरस क्या करता है बताओ, वसा का पायसीकरण करता है। सर जी आप भी 2 घंटे की क्लास लिया करो। ममराज जी अरे आपका सिलेबस मैं करवा दूंगा, 2 घंटे की क्लास में क्या होगा, मैं आपका सिलेबस बहुत जल्दी करवा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। देखो पित्तरस का कार्य क्या होता बताओ, वसा का पायसीकरण करना। क्या करना होता बताओ, वसा का पायसीकरण करना होता है। समझ गए? अगर मैं बात करूं ये पित्तरस का जो है, इसका संग्रह कहां होता है, इस पित्तरस के अंदर वर्णक कौन से पाए जाते हैं। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। भोजन का पाचन छोटी आंत के कौन से भाग में अधिक होता है। ओके ओके ओके। देखो अगर मैं बात करूं भोजन का पाचन सबसे ज्यादा कौन से भाग में होता है, तो आपको बताना है ग्रहणी। क्या बताना है, ग्रहणी। देखना एक बार आप, सबसे ज्यादा पाचन का होता है बताओ, ग्रहणी में होता है। तो यकृत मैंने आपको बता दिया, यकृत का कार्य क्या होता है बताओ, वसा का पायसीकरण करना होता है, और ये पित्तरस का श्रवण करता है। पित्तरस कहां काम आता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको अगला पॉइंट बताता हूं, अग्नाशय। अग्नाशय से क्या होता है बताओ, अग्नाशयी रस का श्रवण होता है। अग्नाशय से क्या होता है बताओ, अग्नाशयी रस का श्रवण होता है।
और ये क्या कार्य करता है पता है आपको? अग्नाशय रस क्या करता है बताओ? प्रोटीन का पाचन करता है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और अग्नाशय रस वसा का पाचन करता है। अब इस अग्नाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन करने के लिए, वसा का पाचन करने के लिए, मतलब अग्नाशय रस का स्त्रवण, अगर मैं यहां पर बात करूं प्रोटीन का पाचन करने के लिए, यहां पे प्रोटीन का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? तो आपको नाम याद रखना, ट्रिप्सिन। अगर मैं यहां पर बात करूं कार्बोहाइड्रेट का, तो आपको याद रखना अमाइलेज। और वह वसा की बात करूं तो वसा का क्या हो जाएगा बताओ? लाइपेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? लाइपेज हो जाएगा। देखो मैंने अपने पेपर में जो बातें आ सकती है, मैंने फिजूल की आपको एक भी बात नहीं बताई है, और जितना मैंने आपको बताया है, अगर आपने इतने से में भी कंजूसी कर ली ना आपने, तो आप डेफिनेटली देख लेना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे डाटा लेकर के आया हूं, इससे बाहर आपके पेपर में आना ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं जाएगा। अगर आपको नॉलेज बढ़ाना है ना, अगर आपको केवल नॉलेज ही बढ़ाना है, तो आप तमाम प्रकार की किताबें पढ़ सकते हो। मैं खुद इस टॉपिक को 7 दिन में खत्म करवाता हूं, मैं भी इस टॉपिक को 7 दिन में खत्म करवाता हूं, लेकिन 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 वो 7 दिन पढ़ करके अपन क्या करेंगे मुझे बताइए एक बार आप। अगर आपको नॉलेज लेना है ना, तो पहले आप सिलेक्शन ले लीजिए, नॉलेज आपका इंतजार कर रहा है, किताबें आपका इंतजार कर रही है, आप आराम से पढ़ सकते हो बाद में, लेकिन अभी आपका उद्देश्य है सिलेक्शन लेना, तो आपको केवल और केवल स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। समझ गए आप? तो मैंने एकदम से अच्छी तरीके से एक ही वीडियो में पूरे पाचन तंत्र को पिरो दिया है, और आपको बार बार इसको पढ़ना है, और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। समझ गए? और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद भी आया होगा। मैंने सारे के सारे अंग आपको बता दिए। मैंने शुरुआत करी थी मुख गुहा से, उसके बाद में ग्रास नली, उसके बाद में आमाशय, उसके बाद में मैंने बताया आपको क्या, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, सब कुछ बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और मैंने यहाँ पे हर चीज बता दी। अब देखो यहाँ पे जो अग्नाशय रस है ना, इसको कई बार पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर चीजों का पाचन कर देता है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।